हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जांगीड़, केमिस्ट्री फैकल्टी CLC सीकर। देखिएगा, लास्ट लेक्चर में अपने लास्ट यूनिट कंप्लीट हो गई थी सॉल्यूशन एंड रेडॉक्स। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट। ठीक है। बेसिकली मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, सॉलिड स्टेट में अपन दो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। एक तो पढ़ेंगे अपन एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, अपन को क्यूबिक के ऊपर फोकस करना है, और सेकेंड नंबर पार्ट पढ़ेंगे डिफेक्ट। ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जो है वो एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम या डिफेक्ट में से ही आने का है क्वेश्चन को। ठीक है। सेकेंड नंबर, ये चैप्टर जो है वो 3 डायमेंशन एज्यूमिंग का है। तो 3 डायमेंशन एज्यूमिंग, तो जब आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपको एज्यूम करके बता देता कि देखो ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, तो भी मैं मेरी तरफ से ट्राई करूंगा। और सेकेंड नंबर, अगर कुछ जो होंगे 3 डायमेंशन अपन जो एज्यूम नहीं कर पाएंगे बोर्ड पे, उनको एज ए रिजल्ट याद रखना। 2 या 3 पॉइंट एज ए रिजल्ट याद रखने आपको। ठीक है। उनको रिजल्ट के फॉर्मेट में याद कर लेना, जिससे आपका न्यूमेरिकल या फिर कोई भी कंसेप्ट जो होगा वो गलत नहीं हो। करे स्टार्ट। चलो सॉलिड स्टेट अपन स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि सॉलिड बोलोगे किसे, या कोई भी जो मैटर होता है उसकी फिजिकल स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो मैं बोलता हूं 2 अपोजिट फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। कौन से 2 अपोजिट फोर्स? एक तो कोई भी अगर मैटर होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है, तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, चाहे वो कैसा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वंडरवॉल हो, चाहे कैसा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, तो एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में। सेकेंड नंबर जो होता है वो टेम्परेचर की वजह से उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो होती है या थर्मल एनर्जी जो होती है, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दूर जाना चाहते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास में आना चाहते हैं। अपन को बेसिकली मालूम है कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल पास में होते हैं, लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं, और गैस के अंदर पार्टिकल और ज्यादा दूर होते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो पार्टिकल पास में आ जाएगा, मतलब सॉलिड स्टेट हो जाएगी। अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल दूर चला जाएगा, इसका मतलब गैस स्टेट हो जाएगी, और इन दोनों का इंटरमीडिएट हुआ तो लिक्विड स्टेट हो जाएगी। ठीक है। तो अपन बिल्कुल सिंपल सी बात करें कि फिजिकल स्टेट किसके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, फिजिकल स्टेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूं, फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड्स ऑन 2 अपोजिट फैक्टर। कौन कौन से 2 अपोजिट फैक्टर? फर्स्ट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड सेकंड, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी जो है वो एस्केपिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एस्केपिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ठीक है। तो ये थर्मल एनर्जी जो होती है वो एस्केपिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है। मेरे पास 3 केस है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को होल्ड करके रखेगा। केस फर्स्ट, इफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो थर्मल एनर्जी से बहुत ज्यादा है, ये वाला केस है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास में रहेंगे। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पास में रह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर पास में रह रहे हैं, तो उस कंडीशन में फिजिकल स्टेट जो होनी चाहिए वो क्या होगी? सॉलिड होगी। केस नंबर सेकंड, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरेटिव में थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है, अगर ऐसा केस है तो थर्मल एनर्जी ज्यादा है तो एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत दूर होंगे, और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बहुत दूर होता है तो उस कंडीशन में फिजिकल स्टेट जो होती है वो होती है गैस। और केस थर्ड, अगर इसका इंटरमीडिएट हुआ, मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी के, तो उस कंडीशन में फिजिकल स्टेट जो होगी वो हो जाएगी अपने पास क्या? लिक्विड। अब अपना पूरा फोकस जो है वो सॉलिड के ऊपर रहेगा। ठीक है।
अपना पूरा फोकस सॉलिड के ऊपर रहेगा। तो अपन बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड क्या होगा, सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो आपको लगता होगा ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं क्या, पूछने में कुछ भी पूछ सकता है, सॉलिड से बारे में कौन सा इंफॉर्मेशन करेक्ट है इनकरेक्ट है कुछ भी पूछ सकता है ना। तो अपन को बेसिकली ध्यान रखना है बस। देखो पहला पॉइंट, सॉलिड्स का जो शेप होता है और वॉल्यूम जो होता है दोनों फिक्स्ड होते हैं। शेप एंड वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। सेकंड नंबर, ठीक है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, अगर मैं ऐसा बोलूं इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा किससे, थर्मल एनर्जी से। ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सॉलिड में सबसे ज्यादा, देन लिक्विड एंड देन गैस, ये अपने सामने इधर पड़ा है। थर्ड नंबर, ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस के बारे में बात करनी है आपको, है ना। तो सुने बात को, कोई भी फोर्स जो होता है, कोई भी फोर्स, एनी फोर्स, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है आर रेज टू द पावर एन के। जितना फोर्स वीक होगा उतनी एन की वैल्यू ज्यादा होगी, जितना फोर्स वीक होगा, अगर एन की वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब फोर्स वीक होगा, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी वो सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में उससे ज्यादा होती है और गैस में सबसे ज्यादा होती है। ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस गैस में मैक्सिमम है, सॉलिड में क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। चले कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है अगर आप प्रेशर अप्लाई करें तो उसका शेप या फिर उसका वॉल्यूम चेंज होता है या नहीं होता है। अगर जैसे मैंने ये रखा मार्कर है, मार्कर इज ए सॉलिड, अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्या नहीं। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब इसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है। तो कंप्रेसिबिलिटी जो ऑर्डर आएगा वो गैस का सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड एंड देन सॉलिड, ये आएगा कंप्रेसिबिलिटी ऑर्डर, ठीक है बात। चले फिफ्थ नंबर पॉइंट, अगर सॉलिड के अंदर बात करूं तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल जो होते हैं वो मीन पोजीशन के अकॉर्डिंग वाइब्रेट करते हैं, ना तो वो रोटेशन में होते हैं ना ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं। तो सॉलिड पार्टिकल्स की जो होती है वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड पार्टिकल्स हैव वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड पार्टिकल्स की जो होगी वो कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। सॉलिड पार्टिकल्स हैव वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड है, शेप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, कंप्रेसिबिलिटी एंड सॉलिड पार्टिकल की कौन सी एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ये जनरल इंट्रोडक्शन है सॉलिड के बारे में। अब अपन पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। अब अपन क्लासिफिकेशन करेंगे सॉलिड का। देखो सॉलिड का क्लासिफिकेशन करते हैं। Classifications of solid on the basis of arrangement of particle.
क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है उसके बेसिस पे सॉलिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे अपन एमोर्फस भी कहते हैं। ये अपन इनमें बिल्कुल बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं कि कौन कौन से डिफरेंस होंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में बेसिक डिफरेंस कौन कौन से होंगे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम है एमोर्फस सॉलिड है। सुने बात को, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो होता है वो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। कैसे? क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो होता है वो रेगुलर होता है। मैं देखो इधर डायग्राम बना रहा हूं, उधर तो थ्योरेटिकल पार्ट लिखूंगा। जैसे ये कोई सॉलिड है, ये लो, ये इस टाइप से एक लेयर और बनाता हूं जिससे कि अपन डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट अच्छे से कर पाएंगे। टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। ये इस टाइप से, ये देखो मैंने दो लेयर बनाई है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बिल्कुल रेगुलर रखा है। ये एक लेयर है, फिर ये एक लेयर रिपीट हो रही है। देखो ब्लैक ब्लू रेड, ये पैटर्न फॉलो किया है मैंने। ब्लैक फिर ब्लू और फिर रेड का पैटर्न फॉलो किया है, ये फिक्स रहेगा। फिर वापस आ गया ब्लैक ब्लू एंड रेड, यही पैटर्न फॉलो होगा। ब्लैक ब्लू रेड, ब्लैक ब्लू रेड। यहां ब्लू से स्टार्ट हुआ तो ब्लू के बाद रेड और ब्लैक, ब्लू के बाद में रेड और फिर ब्लैक। ठीक है, यहां रेड से स्टार्ट हुआ तो रेड के बाद में ब्लैक और फिर ब्लू। ये देखो सेम पैटर्न फॉलो हुआ। एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। अच्छा इधर आओ, इधर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता। ये कौन सा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इधर अगर अपन बात करेंगे तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है। ये इस टाइप का अरेंजमेंट है। कोई फिक्स पैटर्न दिख रहा है क्या आपको तीन लेयर के अंदर? कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं दिखाई देगा। कोई भी आपको फिक्स पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। ये इस टाइप से चार लेयर होगी, कोई भी आपको फिक्स पैटर्न दिखाई नहीं देगा।
ये इस टाइप का अरेंजमेंट है, कोई भी एक रेगुलर फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, तो इसे अपन बोलेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या बोलेंगे? नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर मेरे को डेफिनेशन लिखनी है, अगर मेरे को डेफिनेशन लिखनी है तो देखना, मेरे को डेफिनेशन लिखनी है तो देखो कैसे लिखूंगा। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर arrangement of particles in space, regular arrangement of particle in space, regular arrangement of particle in space या फिर in 3 dimension, ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेस 3 डायमेंशन, उसे बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। द सॉलिड इन विच पार्ट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर रेगुलर, अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल आर रेगुलर इज नोन एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। बात करें नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की, बात करें नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो यहां पे जो होगा वो रैंडम या फिर इनरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होगा, इनरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? या तो इरेगुलर है या फिर रैंडम अरेंजमेंट है। सेकंड नंबर बात करें, सेकंड नंबर बात करें, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड होते हैं, और ये जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड है। इस लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज का मतलब क्या, पहले तो वो समझ लो। ये लॉन्ग रेंज का मतलब ये पैटर्न देखो, 3 3 3 3 3 3, ये चलता रहेगा कंटिन्यू, ये कंटिन्यू क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, तो ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब क्या, सुनना, अगर कहीं पे ये 3 लाइन बीच में एक बार आ तो जाएगी लेकिन कंटिन्यू नहीं चलेगी, कंटिन्यू नहीं चलेगी। एक बार कहीं पे दिख जाएगी आपको, हो सकता है कहीं पे दिख जाए, लेकिन कंटिन्यूअसली वो सेम पैटर्न नहीं चलने वाला है, तो इसलिए अपन ने इसका नाम रखा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ठीक है, चले आगे। थर्ड नंबर पॉइंट देखें, इनके कूलिंग कर्व जो होते हैं, इनके कूलिंग कर्व जो होते हैं वो शार्प होते हैं, मतलब नॉन स्मूथ होते हैं। नॉन स्मूथ का मतलब जिसे आप फ्री हैंड नहीं बना सकते हो। ठीक है, कूलिंग कर्व जो होते हैं वो कैसे होते हैं, शार्प होते हैं, नॉन स्मूथ होते हैं। जबकि इनके कूलिंग कर्व की अगर अपन बात करें, कूलिंग कर्व या हीटिंग कर्व जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं, फ्री हैंड आप बना सकते हो। ठीक है, मैं भी इनका ग्राफ बना के ड्रॉ कर रहा हूं, इनके कूलिंग कर्व बना के बता रहा हूं आपको। फोर्थ नंबर पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉलिड, दिस सॉलिड इज फिक्स्ड। जैसे आइस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉलिड इन ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर की रेंज के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, एक टेम्परेचर की रेंज के अंदर होता है मेल्टिंग पॉइंट इनका। समझना इनके कूलिंग कर्व कैसे बनते हैं, इनके कूलिंग कर्व समझना आप। ठीक है, कूलिंग कर्व समझना, ये आप टेम्परेचर रखते हो। ठीक है, यहां पे कोई अदर पैरामीटर है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बात हो रही है, ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए बात होगी टेम्परेचर। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन के लिए तो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, नॉन क्रिस्टलाइन के लिए जो ग्राफ होगा वो ऐसा आ जाएगा। फ्री एंड बनाया ना, आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा ग्राफ ऐसा चल गया, सीधा ग्राफ ऐसा चल गया। आपको कुछ पेन रोकना पड़ा क्या, कहीं पे मार्कर को कहीं पे रोकने की जरूरत पड़ी क्या, पेन सीधा ऐसे चल गया। इसका मतलब कूलिंग कर्व कैसा है, इसका स्मूथ है। क्या टेम्परेचर का कोई फिक्स पॉइंट है, आपको मालूम चला क्या कि कहां पे जो है वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, आपको मालूम चला क्या, नहीं चलता है। यहां पे देखना, जैसे सपोज करो गैस है, मैंने मान लिया 102 डिग्री सेल्सियस पे कोई गैस है, कितने पे मान रहा हूं, 102 डिग्री सेल्सियस पे कोई गैस मान रहा हूं।
उसको आपको हीट करना है। 102 डिग्री सेल्सियस पर कोई गैस है, उसको आपको क्या करना है, कूल करना है। तो देखो ये मैंने उसका कूलिंग कर्व बना रहा हूं। सबसे पहले वो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, ये गैस है। 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो फिर होगा फेस कन्वर्जन। आपको मालूम है ना, फेस कन्वर्जन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। ये लो, यहां पे वो लिक्विड और गैस में कन्वर्ट होगा, इक्विलिब्रियम होगा। इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस लिक्विड बोल दो। इस वाले पॉइंट पे पहुंचेगा तब तक वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। फिर 100 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड को अगर कूलिंग करेंगे तो फिर ये ऐसा है, वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लिक्विड और सॉलिड का इक्विलिब्रियम होगा, ये लो, और फिर वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, ये लो। ये देखो ये कर्व बार बार रुक रहा है। रुक कैसे रहा है, मैंने यहां पे पहुंचा, फिर पेन रुका, फिर ऐसे चला, फिर पेन रुका, फिर ऐसे चला, फिर पेन रुका, तो नॉन स्मूथ है ये ग्राफ। सेकंड नंबर, इसका मेल्टिंग पॉइंट बोले तो मेल्टिंग पॉइंट ये, जहां पे लिक्विड और सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। देखो इस ग्राफ में इसका मेल्टिंग पॉइंट दिखा, क्या उस ग्राफ में उसका मेल्टिंग पॉइंट दिखेगा क्या आपको, नहीं दिखेगा। समझ में आ रही है बात। चलो नेक्स्ट देखें, ये जो है कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे फॉर्म बाय स्लोली कूलिंग ऑफ लिक्विड। ये धीमे धीमे कूलिंग प्रोसेस होता है, स्लोली कूलिंग प्रोसेस है। जबकि ये जो बनते हैं फास्ट कूलिंग मेथड है, फास्ट कूलिंग ऑफ लिक्विड से बनाएंगे। इनको बनाते हैं तो फास्ट कूलिंग करते हैं, और इनको बनाने पे क्या करते हैं, बिल्कुल धीमे धीमे से कूलिंग करते हैं। ठीक है बात। नेक्स्ट नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, दे आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। जबकि इसके बारे में अपन ऐसा बोलेंगे, दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, ठीक है, ये आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में, ये एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। बात आ रही समझ में। ये आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक का कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, 4 एग्जांपल दे दे और बोले कौन सा एनआइसोट्रोपी शो करता है, तो एनआइसोट्रोपी कौन शो करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड करता है। कौन करता है, क्रिस्टलाइन। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब क्या होता है एनआइसोट्रोपी का मतलब, सुनना बात को, वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टेंस एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। बेसिकली इनके बारे में बात होती है, बेसिकली इनके बारे में बात होती है। वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज in different direction are different. Value of physical properties in different direction are different. अगर different direction में physical properties की value अगर different आती है, अगर different direction में physical properties की value अगर different आती है, तो उसे अपन बोलते हैं anisotropy in nature। उसे अपन क्या बोलेंगे, anisotropy in nature। और अगर values of different physical properties in different direction are same, value of physical properties, value of physical properties in different direction are same, तो उसे बोलते हैं अपन आइसोट्रोपिक इन नेचर। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में गए तो आपको वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी, उसका रीजन समझना। अगर जैसे सपोज करो, सिंपल सा रीजन है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है।
तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट डिफरेंट मिलता है, इसलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। जैसे आप इस डायरेक्शन में गए तो इसके देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखना, दो ब्लू दो ब्लैक दो रेड आए, तो आपको प्रॉपर्टी दो ब्लू पार्टिकल की वजह से, दो ब्लैक पार्टिकल की वजह से, दो रेड पार्टिकल की वजह से दिखाई देगी। आप ऐसे गए, इसके लेफ्ट हैंड साइड में 5 के 5 ब्लैक आ गए, 5 के 5 क्या आ गए, ब्लैक आ गए, तो प्रॉपर्टीज पार्टिकल का अरेंजमेंट चेंज हो गया, इसलिए प्रॉपर्टीज क्या दिखाई देती है, डिफरेंट। यहां पे रैंडम अरेंजमेंट है, जब भी रैंडम अरेंजमेंट होता है ना, सुने बात को, जब भी रैंडम अरेंजमेंट होता है तो वैल्यू हमेशा एवरेज आती है, और एवरेज वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। आगे बात समझ में, इसलिए इनके लिए वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, जबकि वहां पे वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ठीक, 7 नंबर पॉइंट, दे आर ट्रू सॉलिड, ये रियल सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड कंसीडर किया जाता है, जबकि इनको दे आर कंसीडर एज स्यूडो सॉलिड, इनको कैसे कंसीडर किया जाता है, स्यूडो सॉलिड कंसीडर किया जाता है, एमोर्फस सॉलिड बोला जाता है। ठीक है, ये इनके बेसिक डिफरेंस हो गए, ये बेसिक इनके डिफरेंस हो गए। एक नेक्स्ट नंबर पॉइंट ध्यान रखना, एक नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमोर्फस सॉलिड को जो होता है सुपर कूल्ड, या चलो अभी उसमें देखेंगे, ग्लास को बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, अभी वो देख लेंगे अपन। ये बेसिक डिफरेंस हो गए क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ये इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंट हो गए, कूलिंग कर्व हो गया, ये क्रिस्टलाइन ये नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है बात, चले आगे बोलिए। नेक्स्ट देखिए, सुनना बात को, एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल। इधर क्रिस्टलाइन का हो जाएगा, इधर नॉन क्रिस्टलाइन का। क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल जो है वो ये आयोनिक सॉलिड, अब आयोनिक सॉलिड तो आप पहचानते ही हो, NaCl KCl रुबिडियम क्लोराइड इस टाइप का कोई हो। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, डायमंड हो गया, है ना। थर्ड नंबर मेटेलिक सॉलिड, जितने भी मेटल होते हैं वो मेटेलिक सॉलिड। फोर्थ नंबर कोई मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, आइस हो गया जैसे। फिफ्थ नंबर क्वार्ट्ज हो गया, क्या हो गया, क्वार्ट्ज हो गया। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे ऑल पॉलीमर। अब पॉलीमर आपको पहचानने आने चाहिए, पहली बात तो ऑल पॉलीमर। सेकेंड नंबर इसका एग्जाम्पल ग्लास, ठीक है, फाइबर, फाइबर ग्लास, ठीक है, रबड़, ये जो होंगे वो क्या होंगे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ग्लास जो होता है, ग्लास जो होता है इसको सुपर कूल्ड लिक्विड भी कंसीडर किया जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड भी कंसीडर किया जाता है। सुपर कूल्ड लिक्विड उसको बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड उसको बोलते हैं जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी हो, सुपर कूल्ड लिक्विड उसको बोलते हैं जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी हो, टेंडेंसी ऑफ फ्लो, फ्लो की टेंडेंसी हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। सुनना बात को ढंग से, अगर आपने कोई पुरानी बसें वगैरह देखी हो या कुछ पुरानी बिल्डिंग देखी हो, पुराने ग्लास देखे हो, तो उसमें आपको दिखता है कि ऊपर से ग्लास जो है वो पतला है और नीचे से ग्लास की थिकनेस ज्यादा है। उसका रीजन ग्लास के फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, और ग्रेविटी की वजह से ग्लास नीचे की तरफ ही फ्लो करेगा, तो ऊपर थिकनेस कम होगी, बॉटम पे थिकनेस ज्यादा होगी। अच्छा, सेकेंड नंबर, थिकनेस अलग अलग होने की वजह से उसका कलर भी क्या होता है, अलग अलग होता है। आगे बात समझ, ये बेसिक एग्जांपल थे क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब अपन सेकंड क्लासिफिकेशन आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अपन नॉन क्रिस्टलाइन की बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर इनके एग्जांपल से रिलेटेड क्वेश्चन अपन एक साथ ही करेंगे, ठीक है। इन दोनों के एग्जाम्पल के क्वेश्चन एक साथ ही करेंगे।
पहला लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें पूरा चैप्टर में जो है वो न्यूमेरिकल समझ समझ के करना। न्यूमेरिकल कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए अच्छे से, ये बात ध्यान रहे। चलिए सेकंड नंबर बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड on the basis of force of attraction, on the basis of force of attraction। इसके बेसिस पे अपन को बताना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड होता क्या है। एक बात सुने, केमिकल बॉन्डिंग की आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो आपने पढ़ा केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच ऑपरेट बिटवीन टू एटम एंड टू एटम होल्ड टू फॉर्म, टू एटम हेल्ड टू फॉर्म ए स्टेबल मॉलिक्यूल। केमिकल बॉन्ड जो है वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो एटम के बीच में ऑपरेट होके उनको होल्ड करके, उनको हेल्ड करके, और क्या बनाता है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। तो मैं अगर ऐसा बोलूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, केमिकल बॉन्ड ही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, केमिकल बॉन्ड ही है। एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या है, केमिकल बॉन्ड ही है, एक तरीके से ध्यान रहे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ए केमिकल बॉन्ड। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ए केमिकल बॉन्ड। अब अपन को चेक करना केमिकल बॉन्ड कौन कौन से टाइप का होता है। तो केमिकल बॉन्ड जो होता है ना, केमिकल बॉन्ड जो है वो देखो क्या होता है। केमिकल बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, केमिकल बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, अपन ने पढ़ा है, ठीक है। सेकंड नंबर कोवेलेंट हो सकता है। मॉडर्न केमिस्ट्री के अंदर कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट को एक ही कंसीडर करते हैं। मेटेलिक हो सकता है। और फोर्थ नंबर जो है वो वीक फोर्स होता है, वंडरवॉल फोर्स होता है। वंडरवॉल फोर्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, जिन्हें अपन सेकेंडरी बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन है जब ये चार टाइप के केमिकल बॉन्ड है, तो इनके बेसिस पे सॉलिड भी जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। इनके बेसिस पे सॉलिड भी चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से सॉलिड हो सकते हैं, आयोनिक सॉलिड जिनमें आयोनिक बॉन्ड होगा, ठीक है। कोवेलेंट का मतलब कोवेलेंट सॉलिड, ठीक है। यहां पे बात करें मेटल, तो मेटेलिक सॉलिड अगर मेटेलिक बॉन्ड है तो, और वंडरवॉल फोर्स या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो उनको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये बेसिक सॉलिड का क्लासिफिकेशन हो गया, ये सॉलिड का क्लासिफिकेशन हो गया, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये बेसिक सॉलिड का एग्जांपल मतलब क्लासिफिकेशन रहेगा अपने लिए। अब अपन को बात करना है कि आयोनिक सॉलिड है तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अपन को मालूम है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये लगेगा, ठीक है। इनके भी लिए बात करें कोवेलेंट के लिए, अगर कोवेलेंट के लिए बात करें तो इनके अंदर फोर्स लगेगा कोवेलेंट बॉन्ड का, इनके अंदर लगेगा मेटेलिक बॉन्ड का, और इनके अंदर लगता है मॉलिक्यूलर फोर्स, जिन्हें अपन सेकेंडरी फोर्स भी बोलते हैं। दो टाइप के होते हैं, या तो वंडरवॉल फोर्स होता है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये मॉलिक्यूलर फोर्स ही होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर फोर्स ही होते हैं। अब सुनना बात को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे इनके अंदर, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होने चाहिए।
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? तो सुने बात को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं इसके अंदर कैटाइन एंड एनाइन, कैटाइन और एनाइन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, ठीक है, आयनों में कैटाइन और एनाइन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अच्छा, कोवेलेंट के अंदर होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट भी हो सकता है और डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। मेटेलिक बॉन्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सुनना, इसके अंदर होता है कर्नेल। किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उनको रिमूव कर दिया जाए उसके बाद जो स्पीसीज बचती है उसको बोलते हैं कर्नेल। तो कर्नेल एंड डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। देखो कर्नेल एंड डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, कर्नेल एंड डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या रहेगा वो देखो। अगर आपने ये इस टाइप से रखा, ये कोई मेटल लिया, यही बना देता है, यहीं पर बना देता है, ये कोई मेटल लिया, कर्नेल का मतलब हो गया पॉजिटिवली चार्ज, ये लो पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, इस टाइप से ये कर्नेल। अब इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्या करते रहेंगे, रोटेट होते रहेंगे। डीलोकेलाइज्ड, ऑर्गेनिक में आप पढ़ चुके हो डीलोकेलाइज्ड एंड लोकेलाइज्ड। डीलोकेलाइज्ड का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब आप बोलो ये इलेक्ट्रॉन इसका है ना, कोई गारंटी नहीं, हो सकता है इसका है, ये वाला इलेक्ट्रॉन हो सकता है इस वाले का है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रोटेट होते रहते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसे अपन इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड एक्सप्लेन करते हैं तब। अगर बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, बात करें मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल लिखूंगा तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। अब अपन कुछ स्पेशल पॉइंट लिख रहे हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट लिख रहे हैं, क्या कि कंडक्टर है या नहीं है, कंडक्टिविटी। किसके बारे में बात करें, कंडक्टिविटी के बारे में। तो सुने बात को, कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो आयोनिक सॉलिड जो होते हैं, कंडक्टर इन मोल्टन एंड इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में और मोल्टन स्टेट में जो है वो कंडक्टर है, बट इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होगा, इस बात का ध्यान रखना। कोवेलेंट इंसुलेटर होते हैं। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन की बात करें तो ग्रेफाइट इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलिक सॉलिड ऑल आर कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये इंसुलेटर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसकी बात करें, एग्जाम्पल की। तो देखो एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या होंगे सुनना। आयोनिक सॉलिड के आयोनिक कंपाउंड कौन होते हैं, वो एग्जाम्पल होंगे NaCl, सीजियम क्लोराइड, ZnS, CaF2 एंड Na2O। ये 5 एग्जाम्पल जो अपन को पढ़ने ही है, वहां पे 5 एग्जाम्पल जो अपन को पढ़ने हैं इनके स्ट्रक्चर। तो कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल, कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट में होता है कार्बन कार्बन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो सेम एलिमेंट का हो गया। कार्बोरंडम SiC, कार्बन और सिलिकॉन डिफरेंट एलिमेंट हो गया, सिलिका SiO2। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये लो एल्यूमिनियम नाइट्राइड। मेटेलिक सॉलिड में ऑल मेटल्स हो जाएंगे। इसके अंदर H2O, आइस, आइस में हाइड्रोजन बॉन्डेड है। HCl सॉलिड, डाइपोल डाइपोल का हो जाएगा। I2 सॉलिड हो गया, P4 सॉलिड हो गया, S8 हो गया, आर्गन सॉलिड हो गया। इनमें रियलिटी में वंडरवॉल फोर्स लगता है, जो आप लंदन फोर्स बोलते हो, ठीक है। अब सुने बात को, एक इनके मेल्टिंग पॉइंट का जनरल ऑर्डर याद रखें, मेल्टिंग पॉइंट का जनरल ऑर्डर ध्यान रखें।
जनरल ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का जनरल ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, उसमें देखना सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड का होता है। ये जैसे डायमंड हो गया, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड हो गया। उसके बाद आयोनिक सॉलिड का होता है, उसके बाद जो है वो मेटेलिक सॉलिड का है, और उसके बाद जो है वो मॉलिक्यूलर सॉलिड का है। ठीक है, ये जनरल इनके रहेंगे। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, दो क्वेश्चन करने हैं अपन को, क्रिस्टलाइन नॉन क्रिस्टलाइन में क्लासिफिकेशन, और उसके बाद अपन करेंगे एक क्रिस्टलाइन का एग्जांपल लिखूंगा, उसको आपको क्लासिफाई करना है आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर सॉलिड में से। ठीक है, मॉड्यूल से ही लेते हैं क्वेश्चन, एनसीईआरटी के हैं दोनों क्वेश्चन, एनसीईआरटी के हैं सिंपल से, वो देखो। अब क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट classify in crystalline and non crystalline solid। ठीक है, सबसे फर्स्ट अगर बात करें पॉली यूरेथिन, सेकंड नेफ्थालिन, थर्ड बेंजोइक एसिड, फोर्थ टेफ्लॉन। ऑर्गेनिक आप पढ़ चुके हो तो आपको पॉलीमर का आइडिया होगा। टेफ्लॉन के बाद में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, F सेलोफेन, G PVC, H फाइबर ग्लास एंड I कॉपर। ये आपको दे रखे हैं, आपको क्लासिफाई करना सिंपल सा, अगर क्रिस्टलाइन है तो C लिख दे, नॉन क्रिस्टलाइन है तो N लिख दे। ठीक है, जिससे क्लासिफाई हो जाएगा जल्दी से। पॉली यूरेथिन, पॉली वर्ड आ गया तो इसका मतलब नॉन क्रिस्टलाइन है। नेफ्थालिन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन है, टेफ्लॉन पॉलीमर है तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, नॉन क्रिस्टलाइन। KNO3 क्रिस्टलाइन, सेलोफेन नॉन क्रिस्टलाइन, PVC नॉन क्रिस्टलाइन, फाइबर ग्लास नॉन क्रिस्टलाइन, और ये तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये C। अगली बात समझ में, सिंपल सा एग्जांपल है। सेकंड नंबर देखो, अब आपको मॉलिक्यूलर मतलब क्लासिफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड ही दे रखे, उनको आपको क्लासिफाई करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड ही दे रखा है, उनको आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। कौन कौन से दे रखे हैं, जैसे देखो सबसे पहले दे रखा पोटेशियम सल्फेट मींस K2SO4, सेकंड टिन SN, थर्ड बेंजीन, फोर्थ यूरिया, फिफ्थ अमोनिया, नेक्स्ट F वाटर H2O, नेक्स्ट ZNS, नेक्स्ट ग्रेफाइट, नेक्स्ट रूबिडियम, नेक्स्ट आर्गन, और नेक्स्ट सिलिकॉन कार्बाइड SiC। इनको आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। इनको आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। करो। K2SO4 आयोनिक कंपाउंड है, मेटल है तो मेटेलिक होगा। बेंजीन मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर तो बेंजीन और बेंजीन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यूरिया भी मॉलिक्यूलर ही है। NH3 मॉलिक्यूलर है लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला होगा, है ना। H2O मॉलिक्यूलर है बट हाइड्रोजन बॉन्डेड वाला है, ठीक है। ZNS आयोनिक, ग्रेफाइट कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, रूबिडियम मेटेलिक, आर्गन सॉलिड आर्गन हो जाएगा मॉलिक्यूलर, एंड दैट इज कोवेलेंट सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरंडम बोलते हैं जिसे आप, ठीक है। चलो
चलिए, ये सारे हो गए क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन सब के बारे में बात हो गई। कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस की बात करते हैं। स्पेस लैटिस क्या होता है, उसके बाद बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस की, और उसके बाद यूनिट सेल की। ठीक है, स्पेस लैटिस क्या होता है, समझे बात को। स्पेस लैटिस जो होता है रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट in 3 dimension is known as space lattice. Regular arrangement of point in 3 dimension is known as space lattice. मतलब ओवरऑल बात यही है कि जैसे ये पॉइंट्स है, इनका अगर एक रेगुलर अरेंजमेंट हो तो इनको अपन बोलते हैं स्पेस लैटिस। इस पूरे सिस्टम को अपन क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस बोलेंगे। इसे अपन क्या बोलेंगे, स्पेस लैटिस। और इनको जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। ये जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं, ये लैटिस पॉइंट जो होते हैं, इनको हमेशा आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा। ये जो लैटिस पॉइंट होगा उनको हमेशा आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा। अब आप में से कोई बोल रहा होगा आइडेंटिकल एनवायरनमेंट तो मिल ही नहीं रहा है। देखो बात समझो, इस वाले पॉइंट के राइट में एक है, लेफ्ट में एक है, टॉप में एक है, बॉटम में एक पॉइंट है बात। अब सुनना, आपने जैसे ये वाला पॉइंट लिया तो इसके तो वो लेफ्ट में है लेकिन राइट में नहीं है, टॉप में है, बॉटम है। मैंने कहा ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर का है, इधर अभी और चल रहा है तो इधर चलेगा तो इसके राइट हैंड साइड में और होगा। आ रही बात समझ में, इसके राइट हैंड साइड में और है अभी तो इन्हें बोलते हैं लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट को हमेशा कैसा है, आइडेंटिकल एनवायरनमेंट मिलेगा, आइडेंटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है बात, ये होता है स्पेस लैटिस, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। फिर सेकंड नंबर डेफिनेशन देखिए, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं, इफ लैटिस पॉइंट्स of space lattice are replaced by if lattice points of space lattice are replaced by ions or atoms, then crystal lattice is formed. अगर मैं स्पेस लैटिस में इन लैटिस पॉइंट की जगह एटम या फिर आयंस रख देता हूं ये इस टाइप से, तो किसका फॉर्मेशन करेगा, ये क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। ये लो, ये किसका फॉर्मेशन हो गया, NaCl का क्रिस्टल लैटिस बन गया। तो सिंपल सी बात है, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस में बेसिक डिफरेंस ये होता है, स्पेस लैटिस में ओनली 4 पॉइंट्स होते हैं, जबकि क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, उन पॉइंट्स को रिप्लेस कर देते हैं एटम या आयन से। ठीक है, थर्ड नंबर यूनिट सेल। क्या होती है यूनिट सेल, देखिए स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट of crystal lattice is known as unit cell। जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है ना, जो छोटी से छोटी यूनिट होती है क्रिस्टल लैटिस को, उसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। या ऐसे भी बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस ऑन रिपीटेशन ऑफ यूनिट सेल एंटायर क्रिस्टल इज ऑब्टेन इज नोन एज यूनिट सेल। ठीक है, सुनना बात को, एक दीवार है, एक दीवार जो है वो पूरा क्रिस्टल लैटिस है, एक दीवार जो बनी हुई है वो पूरा क्रिस्टल लैटिस है। ये बनी हुई किससे, छोटी छोटी ईंट से या छोटे छोटे ब्लॉक से बनी हुई है। तो उन छोटे ब्लॉक को
उन छोटे ब्लॉक को अपन क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे, और पूरी दीवार को क्या बोलेंगे अपन, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। आ रही बात समझ में? तो मैं एक बात बोल सकता हूं, जो यूनिट सेल की प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए, क्रिस्टल लैटिस की होनी चाहिए। जो प्रॉपर्टी यूनिट सेल की होगी वही प्रॉपर्टी किसकी होगी, क्रिस्टल लैटिस की होगी। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कौन कौन सी टाइप की होती है? फर्स्ट, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब ये होता है एटम्स जो होते हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं ओनली कॉर्नर पे होते हैं। कहां पे होते हैं? ओनली एट कॉर्नर, तो उसे अपन बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव में, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसमें पार्टिकल जो होंगे वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में कोई सेंटर पे भी होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो कॉर्नर पे तो है ही है, साथ में किसी सेंटर पे भी है। कॉर्नर पे तो है, साथ में किसी सेंटर पे भी होगा। ठीक है, अरे बात समझ में? इस कौन से सेंटर पे होगा उसके बेसिस पे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होती है वो तीन टाइप की होती है। पहला, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मैं क्यूबिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड में कहां पे होगा, बॉडी सेंटर में कहां पे होगा, कॉर्नर प्लस बॉडी के सेंटर पे, ये लो। ठीक है, सेकेंड नंबर, फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होगा वो कहां पे होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, प्लस कहां पे होगा, फेस के सेंटर पे। ठीक है, इसे अपन बी से लिखेंगे, इसे अपन एफ से लिखेंगे और इसे अपन पी से लिखेंगे अभी के लिए। थर्ड नंबर की जो है नॉन प्रिमिटिव, उसे बोलते हैं अपन एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ई, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके अंदर जो पार्टिकल होता है, इसके अंदर जो पार्टिकल होता है वो कॉर्नर पे होता है, प्लस अपोजिट टू फेस सेंटर पे, दो अपोजिट फेस सेंटर पे होगा, टू अपोजिट फेस सेंटर, ऐसा लिखो, टू अपोजिट फेस सेंटर। बस दो ही अपोजिट फेस सेंटर पे होना चाहिए। जैसे इस वाले फेस सेंटर पे है ना, इस वाले बोर्ड वाले, तो बोर्ड के सामने वाली दीवार पे होना चाहिए। अगर छत पे है तो बॉटम पे होगा, राइट में है तो लेफ्ट में होगा। आ रही बात समझ? ये बेसिकली हो गई स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल। बार बार वर्ड आएगा यूनिट सेल, तो अब आपको मालूम चल गया यूनिट सेल क्या होती है। चलो अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में बात करते हैं। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में बात करते हैं। टू डायमेंशन और 3 डायमेंशन में बात करेंगे। देखना, 2 डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस, 2 डायमेंशन में कौन कौन से होते हैं? टू डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस, सुनना बात को आराम से। अगर आपको कोई 2D के अंदर क्रिस्टल लैटिस डिफाइन करवाना है तो कितने पैरामीटर चाहिए 2 डायमेंशन में, कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे? तो मैं सिंपल सा ये बोलूंगा 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड है बेसिकली। कौन कौन से? 2 तो डिस्टेंस और 1 एंगल पैरामीटर होगा। डिस्टेंस पैरामीटर को कितने? 2। एंगल पैरामीटर कितना? 1। टोटल मिला के 3। डिस्टेंस वाले कौन से? ए एंड बी। एंगल वाले थीटा। समझ में आ गई बात? तो 2 तो चाहिए डिस्टेंस पैरामीटर ए एंड बी और 1 चाहिएगा एंगल पैरामीटर थीटा। क्योंकि अगर आपको 2 डायमेंशन अगर डिफाइन करनी है तो एक एक्स एक्सिस चाहिए होती है, एक वाई एक्सिस, और इनके बीच में एक एंगल भी बनेगा।
तो इसके बेसिस पे अगर अपन बात करें तो टू डायमेंशन में क्रिस्टल लैटिस कौन कौन से हो सकते हैं वो बात करते हैं। ये है इस टाइप का, सुनना बात को आराम से। एक तो देखो ये हो सकता है, ये है स्क्वायर यूनिट सेल, इसके अंदर ए और बी बराबर है और थीटा इज इक्वल टू कितना है 90। दूसरा दूसरा देखें, ये हो सकता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होगा तो ए इज नॉट इक्वल टू बी है बट थीटा इज इक्वल टू 90 है। तीसरा ये मान लिया जाए रोम्बस, ए इज इक्वल टू बी तो है पर थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। और एक है ये देखो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में ए इज नॉट इक्वल टू बी और थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। चार हो गए, ठीक है। अब जरूरी थोड़ी नहीं यूनिट सेल ऐसे ही हो, ये पॉइंट्स का अरेंजमेंट ऐसा ही हो, ये ऐसे भी हो सकता है तो ये भी क्रिस्टलाइन सॉलिड ही देखना। मैंने लेयर चेंज कर दी बस, लेयर चेंज कर दी, दो पार्टिकल के बीच में एक पार्टिकल आएगा, बस ये लेयर चेंज कर दी, ये लेयर चेंज कर दी तो इस टाइप की एक यूनिट सेल बन सकती है। देखो इसे बोलेंगे अपन हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल में ए बराबर बी होता है और थीटा इज इक्वल टू 120, ये थीटा कितना होगा 120। तो टू डायमेंशन क्रिस्टल लैटिस में 5 यूनिट सेल होती है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और हेक्सागोनल। कितनी होगी 5, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम और हेक्सागोनल। ठीक है बात, चले आगे। अब बात करते हैं 3D क्रिस्टल लैटिस की। अब हम बात करते हैं 3D क्रिस्टल लैटिस की। थ्री डी क्रिस्टल लैटिस की वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है, याद करने का तरीका भी बता दूंगा। 3D क्रिस्टल लैटिस, ये लो, कितने पैरामीटर रिक्वायर्ड होंगे, मैं बोल रहा हूं 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड है। कौन कौन से, 3 तो डिस्टेंस पैरामीटर है और 3 ही एंगल पैरामीटर है। 3 डायमेंशन में 3 डिस्टेंस आएगी, ए बी एंड सी, उनके बीच में एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, ये होगा या तो एबीसी डिस्टेंस और एंगल पैरामीटर होगा अल्फा बीटा गामा। इसके बेसिस पे देखें, यहां पे तो मैं लिख रहा हूं क्रिस्टल लैटिस, है ना, थोड़ा इधर लिख देता है, ये लो क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूं रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, इधर अल्फा बीटा गामा में रिलेशन। इधर अपन बात करेंगे नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल, कितनी यूनिट सेल होगी उसकी, ठीक है। तो देखिए सीक्वेंस से याद रखना है ना,
ये हो गई बेसिक यूनिट, ठीक है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बस या फिर ट्राइगोनल, ठीक है, या रोम्बोहेड्रल भी बोल सकते हैं इसको, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये याद रखना, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले इस रोम्बोहेड्रल का दूसरा नाम ट्राइगोनल भी है, इसका दूसरा नाम ट्राइगोनल भी है। देखो कैसे, एबीसी में रिलेशन देखो, पहले में बराबर रखना, ए बराबर बी इज इक्वल टू सी, दूसरे में ए को अनइक्वल कर दो, पहले दोनों इक्वल थे फिर एक अनइक्वल कर दो, और लास्ट वाले में तीनों अनइक्वल कर दो। पहले में तीनों इक्वल, दूसरे में एक अनइक्वल, तीसरे में दोनों अनइक्वल। एट इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, एट इट इज कॉपी पेस्ट किया, और लास्ट वाले में ना तो एबीसी बराबर है न ही अल्फा बीटा गामा बराबर है, ये आ जाए। स्टार्टिंग में अल्फा बीटा गामा बराबर और 90 3 बार लिखना है, रिपीट भी, ये कॉपी भी 3 बार हुई थी तो यहां पे भी 3 बार, ऐसे याद रखना है, और पहले से याद है तो सबसे बढ़िया। फोर्थ में अल्फा बीटा गामा बराबर तो होगा लेकिन नॉट इक्वल टू 90, ठीक है। हेक्सागोनल में अल्फा एंड बीटा 90 एंड गामा 120, इसमें अल्फा एंड गामा 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट सेल की अगर अपन बात करें तो एक फोन नंबर याद रखना है, 3 2 का 4, जैसे 1 2 का 4 था ना अनिल कपूर की मूवी का, तो 3 2 का 4 1 1 2 1, 3 2 का 4 1 1 2 1। आपको मालूम है बेसिकली प्रीमिटिव से बनी हुई तो होगी होगी, तो जहां पे एक है वो तो प्रीमिटिव ही है, ये लो ये प्रीमिटिव ही है। जहां 4 है इसका मतलब वो चारों होगी प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर, ये लो ये प्रीमिटिव है, ये प्रीमिटिव है, ये अपन सिलेबस में पढ़ेंगे, प्रीमिटिव, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। अब बीचे बचे कौन, ये दो ही तो बचे, प्रीमिटिव आ गया, इसमें आपको बी लिखना है क्योंकि ये पहले है तो बी पहले आता है, और 5वें नंबर पे ई आता है, तो ये देखो 5वें नंबर पे ई आ गया, ये पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। अगली बात समझना, ये ऐसे याद रखना है। मेन है कि आपको ये सिस्टम एटिटीज याद रहे। अगर आपने ये टी की जगह यहाँ पे ट्राई क्लिनिक लिख दिया और ऐसे कर लिया तो भी गलत हो जाएगा। याद रखने का तरीका देखो, हिंदी में इस जो रेड कलर में मैंने लिखा ना सी और टी, इसको हिंदी में पढ़ोगे तो क्या आएगा, सी टी, ठीक है। ओ और आर को मिलके पढ़ाओगे हिंदी में तो और। अगर आपने किसी को सिटी दे के बजाई और बजाई और किसी ने आपकी पिटाई कर दी तो एच का मतलब हॉस्पिटल, सिटी और बजाई तो हॉस्पिटल, मोनो का मतलब 1 बार और ट्राई का मतलब 3 बार, तो 1 बार नहीं 3 बार जाना पड़ेगा, रख लोगे याद। सिटी सी टी और बजाई तो ओ आर, हॉस्पिटल का एच, मोनो का 1 और ट्राई का टी, कर लोगे याद। ये जो यहाँ पे 14 यूनिट सेल बनी है, अगर इनको सम करने पर इन 14 यूनिट सेल को अपन बोलते हैं ब्रेविस लैटिस। क्या बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस। ये 14 तो ब्रेविस लैटिस है और 7 जो है ये वो क्रिस्टल लैटिस है, 7 क्रिस्टल लैटिस है और 14 ब्रेविस लैटिस है। बात आ गई समझ में। ये आज अपना सॉलिड का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, ठीक है, यहां तक करें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलेंगे एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम के साथ। अब यहां से अपन पकड़ लेंगे ये क्यूबिक सिस्टम, इस क्यूबिक सिस्टम को लेके अपन आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।